हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज मैं आप सबको अभी तक सुबह से लेकर अभी तक मैंने जो भी वर्क किया है वो सब आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैंने आज 6 बजे उठी। रात में थोड़ा देर से सोई थी, इस वजह से आज थोड़ा सा लेट उठी। तो 6 बजे उठ के मैंने सबसे पहले मॉर्निंग वॉक पे गई। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मैंने नहाया, पूजा वूजा किया। पूजा करने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में आज मैंने इडली बनाया था। इडली मेरा फेवरेट है और मुझे ब्रेकफास्ट में बहुत सी नई नई चीज़ों को बनाना बहुत अच्छा लगता है। आई होप सो आप सबको भी अच्छा लगता होगा। इसके बाद मैंने थोड़ी सी न्यूज़पेपर पढ़ी। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत मैंने करंट अफेयर पढ़ा। उसके बाद मैंने साइंस अपना सिलेबस उठाया MPPSC का, और उसमें से मैंने साइंस का पढ़ा। साइंस में आज मैं पढ़ी हूँ विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग। जो सामान्य विज्ञान है उसको हम 5 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट है सामान्य परिचय, फिर वैज्ञानिक विधि, इसके बाद हम विज्ञान के मूल सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर विज्ञान की शाखाएं पढ़ेंगे, फिर विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अब हम साइंस का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो जो साइंस है, विज्ञान है, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया से, जिसका अर्थ है जानना। जो विज्ञान की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, नॉलेज। वस्तुओं एवं घटनाओं के आधार पर सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान के आधुनिक स्वरूप का विकास, जो विज्ञान का आधुनिक स्वरूप का जो विकास हुआ वो 17वीं शताब्दी में विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली के समय से हुआ। फिर जो साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड में पहले आएगी समस्या, फिर हम उस समस्या का विचार करेंगे। विचार जब हम करेंगे तो हमें उसके कारणों का अनुमान होगा। जब हम उसके कारणों का अनुमान होगा तो हम उसका प्रेक्षण या अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद हम उसकी जांच करेंगे, विश्लेषण करेंगे। इसके बाद फिर हमें निष्कर्ष मिलेगा, और निष्कर्ष मिलने के बाद इससे समाज को लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद मैंने पढ़ा कोर प्रिंसिपल ऑफ साइंस, मतलब कि विज्ञान के जो मूल सिद्धांत हैं उसे मैंने पढ़ा। तो इसके 4 सिद्धांत हैं। फर्स्ट है अनुभववाद। अनुभववाद ये होता है कि जो सत्य को अनुभव के माध्यम से, सत्य को एक्सपीरियंस के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है। फिर दूसरा है वस्तुवाद, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी होती है जिसमें निष्पक्ष होकर धार्मिक, सामाजिक, व्यक्तिगत विचारों से बाहर निकलकर हम सत्य की खोज करें। फिर पुनः प्रोधारण जो है, ये वैज्ञानिक प्रयोगों को दोहराया जाता है। जो वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं हम उन्हें वापस भी कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, और उनके परिणामों को सत्यापित किया जा सकता है। इसके बाद फिर हम इसका जो चौथा सिद्धांत है वो है असत्यतापूर्ण। असत्यतापूर्ण का मतलब होता है किसी भी सिद्धांत का खंडन किया जा सकता है यदि उसके खिलाफ हमें साक्ष्य प्राप्त हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। जो विज्ञान की शाखाएं हैं उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लाइफ साइंस एंड सेकेंड है फिजिकल साइंस। लाइफ साइंस में है जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। फिर मेडिकल साइंस मतलब आयुर्विज्ञान। फिर जो फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस में 5 वो आते हैं, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई और जियोलॉजी हो गई। फिर विज्ञान की जो और भी ब्रांचेस हैं हम उनको पढ़ते हैं। तो इसमें है कि एग्रोनॉमी। मैंने पहले एग्रोनॉमी पढ़ा। एग्रोनॉमी का मतलब होता है फसल पौधों से संबंधित जो विज्ञान होता है। फिर एनाटॉमी का मतलब है जीवों की संरचना और संगठन का इसमें अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी के तहत हम रक्त वाहिका तंत्र के अध्ययन करते हैं। फिर एंथ्रोलॉजी के तहत हम फूलों का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, इसके उसमें हम मानव संस्कृतियों का अतीत वर्तमान दोनों का अध्ययन करते हैं। वानरों और मनुष्य का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन के बारे में अध्ययन करते हैं। शहद उद्योग इसके अंतर्गत आता है। फिर कार्डियोलॉजी जो है ये हृदय का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर
डर्माटोलॉजी, इसमें त्वचा का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में जीवों के एक दूसरे और उनके पर्यावरण के साथ कैसे संपर्क है, मतलब जो जीव होते हैं वो एक दूसरे के प्रति या पर्यावरण इन्वायरमेंट के प्रति उनका जो संपर्क होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में हम कीटों का अध्ययन करते हैं। फिर एटियोलॉजी, एटियोलॉजी में कीटों के कारणों का अध्ययन करते हैं। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स में वंशानुगत नियमों को लागू करके मानव जाति के सुधार का अध्ययन, यह भविष्य की पीढ़ियों से संबंधित है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में पुराने से नए की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं कि जैसे जो पुराने जो जीव हैं उनसे हम नए की जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिर फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के बारे में फूलों की खेती के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी में पृथ्वी, इसकी संरचना और इतिहास के विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जिरंटोलॉजी, जिरंटोलॉजी मतलब बूढ़े होने का अध्ययन करते हैं। फिर गायनकोलॉजी, गायनकोलॉजी महिला प्रजनन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मैंने ये पढ़ा। इसके बाद सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग। तो इसके जो किस किस क्षेत्र में जो साइंस है उसका किस किस क्षेत्र में उपयोग है, हमने उसे पढ़ा। तो पहला तो है चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जैसा कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक उपकरणों, यंत्रों, औषधियों के आविष्कार से रोगों की जो पहचान हो रही है आजकल, जैसे कि टीबी, कैंसर, इतनी घातक से घातक बीमारियों के बारे में हम जान पा रहे हैं, तो साइंस की ही देन है। निराकरण तथा बीमारियों का उन्मूलन, एंटीसेप्टिक दवाओं के प्रयोग से कठिन सर्जिकल ऑपरेशंस भी हम कर पा रहे हैं, वो इन सब का दायित्व विज्ञान को ही जाता है। फिर कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से फसलें होती हैं वो उच्च उत्पादक एवं भिन्न भिन्न पर्यावरणीय दशाओं के प्रति अनुकूलित होती हैं। फॉर एग्जांपल जीएम फसलें, गोल्डन चावल, बीटी वैगन, बीटी कॉटन इत्यादि। उर्वरकों के प्रयोग एवं कीटनाशकों के उपयोग, उच्च उत्पादन, ये सब हम साइंस की वजह से ही ये सब कर पा रहे हैं। औद्योगिक के क्षेत्र में भारी से भारी मशीनों के आविष्कार से उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक क्रांति। यातायात के क्षेत्र में मोटर, वायुयान, कारें, रेलवे इत्यादि का विकास। जैसा कि हम पहले जानते थे कि पहले के ज़माने में छोटे जगह पे जाने के लिए हमें बहुत दिनों का समय लगता था, लेकिन अब हम देश विदेश भी जाते हैं और बहुत कम समय में पहुँच पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो सारी सुविधाएं आ चुकी हैं विज्ञान की वजह से। फिर मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे कि टीवी हो गई, सिनेमा हो गया, रेडियो हो गया, अन्य उपकरण हो गए। फिर इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे संचार के क्षेत्र में काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मेल, मोबाइल, प्रिंटर, रॉकेट, जीआईएस, जीपीएस इत्यादि। अंतरिक्ष के क्षेत्रों में मंगल, चंद्रमा, शुक्र और अन्य उपग्रहों पर अनुसंधान। लोग आज चंद्रमा पर, मंगलयान पर यात्रा कर चुके हैं, तो ये सब साइंस की वजह से ही हो पाया है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के प्रयोग से शिक्षा में क्रांति आई है। दैनिक जीवन में जैसे कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, एसी हो गए, अन्य उपकरण हो गए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक में कुप्रथाओं, रूढ़ियों का उन्मूलन एवं वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास। पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरणीय घटनाओं के कारणों का पता लगाना, पर्यावरणीय नियमों की समझ। फिर आपदा प्रबंधन में आपदा जैसे सुनामी, चक्रवात इत्यादि का पूर्वानुमान हम कर पाते हैं, लोगों को हम सचेत कर पाते हैं, और जहाँ आपदाएं आने वाली होती हैं हम उनको पहले से ही वहाँ से हटा पाते हैं, जिसकी वजह से कई जानें बच जाती हैं। सो मैंने पहले इतना ही पढ़ा, फिर थोड़ी देर का ब्रेक लिया, और थोड़ी देर के ब्रेक लेने के बाद मैंने फिर से अपनी पढ़ाई स्टडी शुरू कर दी, जिसमें फिर से मैंने अपना आज का टॉपिक टारगेट बनाया था कि आज मुझे 2 टॉपिक कंप्लीट करना है। तो एक तो मैंने उसके साधारण अनुप्रयोग पढ़े, और दूसरा मैंने आज ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि जैविक खेती के बारे में मैंने पढ़ा है। ये हमारे एमपीपीएससी का मेंस का सिलेबस है, मेंस का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी भी है। तो जैविक खेती में मैंने आज पढ़ा है कि परिचय पढ़ा है, फिर खेती के प्रकार, खेती की उद्देश्य, जैविक खेती की क्या सीमाएं होती हैं, जैविक खेती की क्या विधियां होती हैं, है ना।
वो पढ़ी। फिर जैविक खेती में जो उपयोगी तकनीकें होती हैं, जैविक प्रमाणीकरण क्या है, जैविक खेती से संबंधित योजनाएं और कार्य क्या हैं, ये सब मैंने पढ़ा। तो जैविक, पहले तो हम आइए जानते हैं कि जैविक खेती है क्या। तो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशी के स्थान पर जैविक अपशिष्ट आधारित खाद, जैवनाशी एवं जैविक एजेंटों का प्रयोग करने वाली जो खेती होती है, जिसमें हम खाद या फिर हम उन उर्वरकों का उपयोग नहीं करते जो हमारी मृदा को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि इसके आधार पर हम गोबर की खाद या फिर जैविक अपशिष्ट से बनी खाद, इन सबको उपयोग करते हैं। जो जैविक खेती के फिर हम प्रकार पढ़ते हैं। जैविक खेती के जो प्रकार हैं उसमें है कि फैला है वैदिक कृषि या ऋषि कृषि। यह खेती की यह पद्धति है जो जिसमें वृक्ष आयुर्वेद पर आधारित होते हैं, जिसमें विविधता, फल वृक्ष, मिश्रित खेती का समागम है तथा वनस्पतियों के प्रयोग से फसल की सुरक्षा की जाती है। इसके बाद नेचुरल खेती आती है, प्राकृतिक खेती। इस पद्धति में खेती में न्यूनतम शस्य क्रिया का समावेश होता है तथा नेचुरल तरीके से भूमि की सेहत का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा बायोडायनामिक खेती। इस प्रकार की खेती में आदिकालीन कैलेंडर के आधार पर विभिन्न प्रकार की बायोडायनामिक नुस्खे तैयार किए जाते हैं, जिसका प्रयोग बीज अंकुरण, फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन में रखकर किया जाता है। इसके बाद हमने पंचांग खेती पढ़ी। पंचांग खेती इसमें ये है कि आदिकाल में तिथि और नक्षत्रों, यानी कि जो डेट रहती है और नक्षत्र के हिसाब के आधार पर खेती की जाती है। खेती की बुवाई, शस्य क्रिया, हार्वेस्टिंग एंड भंडारण तिथियों के आधार पर निर्धारित होता है। फिर यौगिक खेती। यौगिक खेती में है कि इस पद्धति में योग एवं मंत्रोच्चारण एवं ध्यान केंद्रित करने की विधि द्वारा सुबह एवं सायंकाल में योगियों द्वारा फसल एवं खेत को ऊर्जा प्रदान की जाती है। आज मैंने सिर्फ इतना पढ़ा। उसके बाद अब बस शाम को जाकर पूजा करनी है और रात में मैंने थोड़ा बहुत टारगेट बनाया है, रात में थोड़ा सा टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद ये जो भी सुबह का पढ़ा हुआ जितना भी सब रिवाइज़ करना है और फिर सो जाना है और फिर से अपना कल सुबह एक अपना खुद का एक रूटीन बनाना है और फिर से उसे फॉलो करना है। आई होप सो आप भी अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होगे और करना भी चाहिए, क्योंकि स्टडी, पढ़ाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। So, thank you guys.